हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड चैप्टर ऑफ क्लास 10th विच इज़ नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। सो ये जो चैप्टर है ये सेट है जो साउथ अफ्रीकन रिपब्लिक है उसकी इंडिपेंडेंस डे के ऊपर। जैसा कि हमें पता है, आपने पढ़ा भी होगा क्लास 9th एसएसटी में, जो साउथ अफ्रीका था इट वाज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स फॉर ऑलमोस्ट 300 ईयर्स। 300 साल तक ये ब्रिटिशर्स की कॉलोनी था। एंड 1994 10 मई 1994 को साउथ अफ्रीका जो है एक डेमोक्रेटिक नेशन बना। एंड नेल्सन मंडेला जो थे पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के। और जैसे ही साउथ अफ्रीका को आज़ादी मिली, नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका में सेलिब्रेशन के लिए एक बहुत ही हिस्टोरिक इनागुरेशन सेरेमनी रखी, जिसमें दुनिया के अलग अलग देशों के डिग्निटरीज़ को बुलाया गया, लीडर्स को बुलाया गया। So now see that what happens in the chapter. So I have told you all the themes, and as we know that it celebrates the inauguration day of South Africa. तो इस चैप्टर में काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये एक्सट्रैक्ट है जो नेल्सन मंडेला है उनकी ऑटोबायोग्राफी से एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है। बेसिकली इस चैप्टर में फोकस किया गया है जो उनका पहला इंडिपेंडेंस डे था और नेल्सन मंडेला ने जो स्पीच दी थी उसमें उसी के ऊपर फोकस किया गया है इस चैप्टर में। एंड जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, देर आर मैनी इम्पॉर्टेंट टर्म्स इन दिस चैप्टर एंड वी आर गोइंग टू सी दैम। ठीक, हम उन जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको देखेंगे। सो एज वी नो दैट इट्स एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज़ द नेम ऑफ नेल्सन मंडेलास ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? जिसमें जो राइटर हैं वो अपनी लाइफ के बारे में लिखता है। सो इस ऑटोबायोग्राफी में नेल्सन मंडेला जो है एक हिस्टोरिक ओकेशन के बारे में लिखते हैं, यानी साउथ अफ्रीका के इंडिपेंडेंस डे, जिसको इन्होंने नाम दिया है द इनागुरेशन। ये हुआ था 10 मई 1994 को। देखो आपको डेट दिख रही होगी, 10 मई 1994। ठीक, 10 मई 1994, इसको याद रखना। एंड ही वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। दैट व्हाट यू हैव टू रिमेंबर ऑल्सो। आपको ये भी याद रखना है कि जो नेल्सन मंडेला थे साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे। अब इनकी जो इनागुरेशन सेरेमनी हुई थी दैट टुक प्लेस इन अ यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर विच वॉज मेड ऑफ सैंडस्टोन इन प्रिटोरिया। तो ये जो इनागुरेशन सेरेमनी थी एक एम्पी थिएटर में हुई थी। एम्पी थिएटर क्या होता है? एक ऐसा थिएटर जिसके ऊपर छत नहीं होती है। यू मस्ट हैव सीन ओपन थिएटर, जैसे रामलीला ग्राउंड्स होते हैं। ठीक, वो क्या है? ओपन थिएटर है जहाँ पे को आपके सामने स्टेज होता है, ऑडियंसेस के बैठने की जगह भी होती है, मगर सर के ऊपर छत नहीं होती। और ये जो एम्पी थिएटर था साउथ अफ्रीका का, ये बना हुआ था सैंड स्टोन का। ठीक, एंड इट वॉज सिचुएटेड इन प्रिटोरिया। अब जो इनाग्रेशन सेरेमनी थी वहाँ जो है लगभग 140 कंट्री के डिग्निटरीज एंड पॉलिटिशियंस को बुलाया गया था। एंड प्रिटोरिया जो थी साउथ अफ्रीका की कैपिटल रही है लगभग 300 साल से। और 300 साल से जो है साउथ अफ्रीका के लोगों ने जो है केवल ब्रिटिशर्स को ही देखा था। वहाँ जो ब्लैक लोग हैं उनको कोई भी राइट नहीं दिए गए थे, किसी भी तरीके के उनको राइट नहीं थे। ठीक, और साउथ अफ्रीका एक प्रॉब्लम को फेस कर रहा था, दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ रेसेस। अलग अलग रेसेस की प्रॉब्लम, यानी काले और गोरों की प्रॉब्लम। वहाँ दो अलग अलग जनरेशन्स थी, पहली थी काले लोग और दूसरे थे वाइट लोग। तो साउथ अफ्रीका जब डेमोक्रेसी बना, डेमोक्रेटिक नेशन बना, तो वहाँ इस्टेब्लिश हुई वहाँ की पहली नॉन रेशियल गवर्नमेंट। एंड मिस्टर मंडेला अटेंडेड द सेरेमनी विद हिज डॉटर जिनका नाम है जिनानी, और उनके
कलीग्स थे। पहले हैं मिस्टर डी क्लर्क जो साउथ अफ्रीका के पहले सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट बने, और दूसरे हैं मिस्टर थाबो मबैकी एंड ही वाज द फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। एंड जो नेल्सन मंडेला हैं ही बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट एज वेल। ठीक है, तो अब वो जो है प्लेज लेते हैं। आपको पता होगा कोई भी पॉलिटिशियन अगर इलेक्शन जीतता है, इलेक्शन जीतने के बाद उसको जो है प्लेज दी जाती है। ठीक, वो प्लेज लेता है। तो नेल्सन मंडेला ने अपनी प्लेज में कहा था, ओबे एंड अपहोल्ड दी कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। एंड वो कहते हैं कि आज जो हमारा दिन है, इस दिन मैं सबसे पहले जो है कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ऊपर रखूँगा। ओके, वो कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ऊपर रखने की बात कहते हैं। तो सबसे पहले वो कॉन्स्टिट्यूशन को ऊपर रखते हैं और कहते हैं कि मैं जो हूँ अपने कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा ओबे करूँगा, उसकी रिस्पेक्ट करूँगा। ठीक, अब जो है वो अपनी स्पीच देना चाहते हैं और वो कहते हैं कि आज जो है हमारे नेशन के हर एक आदमी की जीत है और हर एक आदमी आज मुक्त हुआ है पॉवर्टी, गरीबी के बंधन से, सफरिंग से, डेप्रिवेशन से, जेंडर और अदर डिस्क्रिमिनेशन से। और नेवर नेवर एंड नेवर अगेन shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. This line is very important बेटा। तो वो यहाँ कह रहे हैं कि आज के बाद हमारा जो नेशन है वो कभी भी जो ये ऑपरेशन है एक के द्वारा दूसरों को दबाया जाना वो फेस नहीं करेगा। तो द सेरेमनी वॉज फॉलोड बाई डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्री फोर्सेस। तो जैसा आपने देखा होगा हमारे वहाँ भी रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन होता है, तो उस दिन क्या होता है, परेड जब होती है तो हम लोग जो है अपनी आर्मी को शो करते हैं, हमारी आर्मी की पावर को शो करते हैं। तो साउथ अफ्रीका में भी ऐसा ही हुआ। वहाँ की जो मिलिट्री थी उसने जो है डेमोक्रेसी के प्रति अपनी लॉयल्टी दिखाने और अपनी पावर को दिखाने के लिए एक शो रखा। तो सबसे पहले जो साउथ अफ्रीकन जेट्स थे, हेलीकॉप्टर्स थे, उन्होंने आसमान में अलग अलग टाइप के फॉर्मेशन दिखाए। आपने देखा होगा ना, हेलीकॉप्टर अलग अलग टाइप के फॉर्मेशन बनाते हैं आसमान में। ठीक वैसा ही हुआ वहाँ। और मिस्टर मंडेला को वो सल्यूट कर रहे थे। तो मिस्टर मंडेला जो है वो जब उन आर्मी ऑफिसर्स को देख रहे थे जिन्होंने अपनी चेस्ट पे बहुत सारे रिबन्स लगा रखे हैं, मेडल्स लगा रखे, उनको फील हो रहा था कि आज से कुछ साल पहले तक ये लोग क्या करते थे, जहाँ भी मुझे देखते थे मुझे अरेस्ट कर लेते थे, मेरी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं थी। मगर आज जो है कंडीशंस आर चेंज, आज जो कंडीशंस हैं वो बदल चुकी हैं, पीपल आर रिस्पेक्टिंग मी। ठीक, ये लोग जो हैं कभी जो मुझसे नफ़रत करते थे आज मुझे क्या दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं। ठीक, एंड अब जो है उसके बाद आसमान में इम्फाला जेट्स वाज द, उस समय के अकॉर्डिंग आप इसे कह सकते हो कि साउथ अफ्रीका का सबसे पावरफुल जो जेट एरोप्लेन था दैट वाज इम्फाला जेट। तो इम्फाला जेट जो है आसमान में मल्टी कलर्स को ले जाते हैं। लाइक कलर कौन कौन से थे, ब्लैक था, रेड था, ग्रीन था, ब्लू था और गोल्ड था। और ये कलर कौन से, साउथ अफ्रीका के फ्लैग के। ठीक, तो उन्होंने आसमान में कलर्स को छोड़ा और फ्लैग बनाया। मिस्टर मंडेला रिमेंबर द टाइम इन हिस्ट्री। तो मिस्टर मंडेला को ये टाइम हमेशा याद रहेगा। ठीक, और जब वो पैदा हुए थे, ठीक, तो उस समय एंग्लो बोर वॉर चल रहा था। एंड व्हेन वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका जॉइन टुगेदर टू एस्टेब्लिश अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड, the structure formed on the basis of racist, most inhuman socialist the world has ever known. It was the birth of apartheid. तो अगले पैराग्राफ में जो नेल्सन मंडेला है वो अपार्थेड मूवमेंट की बात कर रहे हैं। तो अपार्थेड मूवमेंट जो है दुनिया की हिस्ट्री में एक बहुत ही ख़राब मूवमेंट है। ठीक, बहुत ही गंदा मूवमेंट है। इसमें क्या हुआ था, साउथ अफ्रीका में जो वाइट डोमिनेंट्स थे, वाइट लोग थे, ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने अफ्रीकन जो साउथ अफ्रीका के मूल निवासी हैं, काले लोग हैं, उनके अधिकारों को दबाने के लिए अपार्थेड मूवमेंट शुरू किया। अपार्थेड वाज बेस्ड ऑन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ये जो बेस्ड था पूरा का पूरा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पे बेस्ड था। ठीक है, और
इसमें क्या होता था कि जो काले लोग हैं उनके अधिकारों को छीन लिया जाता था। जो भी अधिकार उनको दिए गए हैं वो सारे अधिकार उनसे छीन लिए जाते थे। एंड मिस्टर मंडेला ऑल्सो रिमेंबर्ड द सैक्रिफाइस मेड बाई थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु फॉट टू सी दिस डे। तो मिस्टर मंडेला अब याद करते उन सभी क्रांतिकारियों को जिन्होंने आज़ादी की इस जंग में अपनी ज़िंदगी को सैक्रिफाइस कर दिया था। सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रीपेड। वो कहते हैं कि सफरिंग और करेज ये जो है हम इसको काउंट भी नहीं कर सकते और इसको हम देख भी नहीं सकते कि कितना हमने इसको यूज़ किया है। Mr. Mandela was pained that he was unable to thank them all because they were not able to see what their sacrifice has what. तो कहते हैं कि मैं जो हूँ मैं दुखी भी हूँ क्योंकि मैं इन फ्रीडम फाइटर्स को थैंक नहीं बोल पाता हूँ। आज वो इस दुनिया में नहीं है मगर इन फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जान को गंवाकर जो आज कंडीशन साउथ अफ्रीका को दी है ये जो है साउथ अफ्रीका सालों तक याद रखेगा। He rejoiced that in the last decade of 20th century the system has overturned forever and replaced by that one that recognizes the right and freedom of all people regardless of color of their skin. The policy of apartheid left the people of South Africa badly wounded. Mr. Mandela said that it would take them years to recover from such a deep-seated hurt caused by decades of oppression and brutality. However, it produced men of extraordinary courage, wisdom, and generosity, the likes of whom may never be known again. Mr. Mandela recalled the names of few such great men, like Oliver Tambo, Walter Sisulu, Yusuf Dado, Chief Luthuli, Bram Fisher, and Robert Sobukwe. तो ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इससे यूजुअली क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। अब यहाँ पे को जो नेल्सन मंडेला हैं वो कहना चाह रहे हैं कि जो अपार्थेड मूवमेंट हुआ था, अपार्थेड मूवमेंट में स्टार्टिंग में तो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। ठीक, लोग जो हैं उस समय अपने राइट्स के बारे में नहीं जानते थे, मगर जब लोगों ने अपने राइट्स के बारे में जाना और रिवॉल्ट करना शुरू किया, रिवोल्यूशन करना शुरू किया, तो इस अपार्थेड मूवमेंट के कारण ही उनके अंदर पैदा हुआ करेज, विजडम एंड जेनरसिटी। वो कहते हैं कि अगर उनके अधिकारों का शोषण नहीं हुआ होता, उनके अधिकारों को छीना नहीं गया होता, तो कभी भी वो लोग जो है रिवॉल्ट नहीं करते। ओके, अब यहाँ पे को वो कुछ ग्रेट मैन का नाम बोल रहे हैं जो उनकी फ्रीडम फाइट में उनके साथ थे, जैसे कि ओलिवर जैम्बो हैं, वाल्टर सिसुलू हैं, यूसुफ डैडो हैं, चीफ लुथुली हैं, ब्रैम फिशर हैं, रॉबर्ट सोबुक्वे हैं। ये नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट डजेंट कम इन द एग्जामिनेशन। एग्जाम में इतने डीप क्वेश्चंस नहीं आते। मिस्टर मंडेला सेड दैट watching men and women stand up to attack and torture, showing strength and resilience taught him the meaning of courage. तो अपार्थेड मूवमेंट के कारण जो लोग हैं, औरतें हैं, आदमी हैं, इन्होंने अपने लिए स्टैंड लेना सीखा, अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखा, और जिस दिन से इन्होंने लड़ना सीखा उस दिन से इनके अंदर एक टाइप की स्ट्रेंथ आ गई कि इनको पता लगा कि दे कुड फाइट, वो लड़ सकते हैं। एंड ही डिफाइंड करेज। अब ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने यहाँ पे को करेज की मीनिंग दी है। करेज की मीनिंग क्या उनके अकॉर्डिंग? नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। तो कहते हैं कि करेज का मतलब ये नहीं है कि आप डरते नहीं हो। ठीक, अगर कोई आदमी डरता नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वो निडर है। निडर होने का मतलब है कि आपने डर के ऊपर जीत हासिल करी है, आपने अपने डर को हरा दिया है। आप अगर किसी चीज़ से डरते हो, आपने उस चीज़ का डर जो है अपने दिमाग से मिटाकर उसके ऊपर जीत हासिल करी है। ओके, सो वन हु डज नॉट फील द मीनिंग ऑफ करेज, ठीक, मीनिंग ऑफ फियर इज़ नॉट ब्रेव, ब्रेव इज़ समवन हु कॉन्कर्स दैट फियर। तो कहते हैं कि जो ब्रेव आदमी है, ब्रेव आदमी का मतलब ये नहीं है कि उसको डर कभी नहीं लगा, डर सबको लगता है, ठीक है, बट
वो ये कहते हैं कि हमें जिस दिन हम अपने डर के ऊपर जीत हासिल कर लेंगे उस दिन हम बहुत ज़्यादा करेजियस बन जाते हैं। Now, Mr. Mandela went on to say that one is not born hating another for his skin color, one learns to hate. And if they can't learn to hate, they can be taught to love. तो वो कहते हैं कि जब कोई बच्चा पैदा होता है ना तो उसके अंदर कभी भी नफ़रत नहीं होती कि हमें जो है किसी आदमी से नफ़रत करनी चाहिए स्किन कलर को लेकर, ठीक है। बट यहाँ पे कोई उसको बचपन से सिखाया जाता है बच्चे को कि आप जो है ये आदमी काला है इससे नफ़रत करो, इसका रिलीजन ये है पर्टिकुलर इससे नफ़रत करो, तो ये जो है एक्वायर्ड उसके ट्रेट हो जाते हैं। मतलब उसको समाज या उसकी फैमिली सिखाती है कि हमें जो है काले गोरे का भेद करना चाहिए, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमें भेद करना चाहिए। तो कहते हैं कि अगर हम बच्चे को जो है ये सिखा सकते हैं कि वो लोगों से नफ़रत करे तो हम उसे ये भी तो सिखा सकते हैं कि वो सबसे प्यार करे, ठीक, सबको इक्वल समझे। नाउ मिस्टर मंडेला शेड लाइट अपॉन एवरी मैन्स ट्विन ऑब्लिगेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा। यहाँ पे को मिस्टर मंडेला जो है किसी भी आदमी के दो ऑब्लिगेशंस की बात करते हैं। ऑब्लिगेशंस क्या होते हैं? मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कहते हैं हर आदमी की दो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी फैमिली के लिए और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी कम्युनिटी एंड कंट्री के लिए, ठीक। तो कहते हैं कि हमें अपनी फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, साथ ही साथ हमारे अंदर हमें अपनी मातृभूमि के लिए भी क्या होना चाहिए, हमारे लिए हमारे अंदर रिस्पेक्ट होनी चाहिए और हमें अपनी मातृभूमि की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। He also said, I did not in the beginning to choose to place my people above my family, but he regretted that in attempting to serve people, I found that I was prevented from fulfilling my obligation as son, a brother, father or a husband. तो कहते हैं कि मेरी लाइफ में मैंने अपने सेकेंड ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं किया है। मैंने अपनी ज़िंदगी जो है अपने देश के लिए लगा दी और मैं अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाया, मैं अपनी वाइफ को, फैमिली को, बच्चों को समय नहीं दे पाया। अब एक और इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है, ही सेड ही वॉज बॉर्न फ्री। अब वो फ्रीडम का मतलब बताते हैं, ठीक है। वो कहते कि जब वो पैदा हुए थे वो फ्री थे, बट ग्रेजुअली उन्होंने फ्रीडम का मतलब समझा और उनको पता लगा कि फ्रीडम जो है इट्स एन इल्यूजन, फ्रीडम जो है एक इल्यूजन है। एंड ही स्लोली सॉ इट, इट वॉज नॉट जस्ट हिज फ्रीडम दैट ही वॉज curtailed, but the freedom of everyone who looked like it. तो जब वो छोटे थे उनके लिए फ्रीडम का मतलब क्या है कि वो घर से बाहर चले जाएं, खेलने चले जाएं, ठीक, नदी में नहा सकें, ठीक। अब जैसे जैसे वो बड़े हुए तो उनके लिए फ्रीडम का मतलब बदला। वो स्कूल गए, स्कूल में जाकर देखा कि अपार्थेड के कारण उनको अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा है। उन्होंने देखा कि ब्लैक लोगों को जॉब नहीं दी जा रही है। तब उनको फ्रीडम का असली मतलब पता चला कि फ्रीडम जो है इसका मतलब इंडिविजुअल के लिए नहीं होता कि एक आदमी को आज़ादी मिल जाए। फ्रीडम मतलब हर किसी को इक्वल राइट्स मिले, सबको लिबर्टी मिले, ठीक है। और इसके बाद नेल्सन मंडेला ने ज्वाइन की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड ही फॉट फॉर द लिबरेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम वाइट सुप्रीमेसी। तो उन्होंने जो है नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करने के बाद वाइट्स के अगेंस्ट रिवॉल्ट किया ताकि वो लोग जो हैं अफ्रीकन यानी काले लोगों को क्या दे सकें, राइट दे सकें। मिस्टर मंडेला सेड दैट जस्ट एज द ऑप्रेस्ड नीड टू बी फ्रीड फ्रॉम हेट्रेड, ठीक। अब यहाँ पे कोई एक और टर्म होता है ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड, ठीक है। एक टर्म और है ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड। तो यहाँ ऑप्रेसर का मतलब क्या है, जो किसी के अधिकारों को छीनता है, एंड ऑप्रेस्ड का मतलब है जो जिसके अधिकारों को छीना जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि ऑप्रेस्ड जिसके अधिकारों को छीना जा रहा है उसको फ्री करने की ज़रूरत है, उसको भी आज़ादी देने की ज़रूरत है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार ऑफ प्रिजुडाइज एंड नैरो माइंडेडनेस। The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. तो कहते हैं ऑप्रेसर जो हैं, जो दूसरों के अधिकारों को छीन रहे हैं, वो जो हैं दे आर लाइक प्रिजनर,
वो एक कैदी की तरह हैं जो अपने मेंटल थॉट में बंधे हुए हैं। उनका माइंड जो है एक टाइप के मेंटल थॉट के साथ बंधा हुआ है, ठीक। उनके माइंड में हेट्रेसी कूट कूट के भरी हुई है एंड उनके जो सोच है वो बहुत ही नैरो माइंडेड है, ठीक। एंड द ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड, ठीक। जो ऑप्रेसर हैं और ऑप्रेस्ड हैं दोनों के दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं इस कंडीशन के लिए। ऑप्रेस्ड क्यों रिस्पॉन्सिबल है? जिनके अधिकारों को छीना गया, क्योंकि वो रिवॉल्ट नहीं करते, वो लड़ना नहीं जानते अपने अधिकारों के लिए। और ऑप्रेसर क्यों है? क्योंकि उनके दिमाग में क्या बैठा हुआ है? नफ़रत भरी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे कोई चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दी क्लास।